सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी मैथ्स के लेक्चर्स लॉजिक्स और ट्रिक्स से जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। दोस्तों, ये है मैथ्स का सबसे आखिरी चैप्टर मेंसुरेशन। बड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें बेसिक वाले ही सवाल आते हैं, बहुत सारे के सारे। कुछ होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। मुश्किल सवाल है, उनको करना तो पड़ेगा ही, तो हम मुश्किल सवाल भी कर लेंगे, उनसे घबराना नहीं है। जितना समझ में आए उतना अच्छा है। कोशिश रहेगी पूरी बात समझाने की, और आप लोग इतने समझदार हैं कि सारी बात आप लोग समझ जाएंगे। अब तक आपने सारी बातें मेरी समझ ली है। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर लेते हैं। मेंसुरेशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप न्यू इसमें चैनल के ऊपर सारी वीडियोस देख लीजिए, मैथ्स की सारे चैप्टर्स की वीडियोस खत्म हो चुकी है, करा दी गई है। कुछ छोटे छोटे एक दो चैप्टर बचे होंगे, एक दो नंबर वाले, उनको भी मैं जल्दी ही करवा दूंगा। सारे ही ट्रिक्स के साथ और लॉजिक्स के साथ पढ़ाए गए हैं। दोस्तों, शुरू करने वाले हैं मैथ्स में मेंसुरेशन। बहुत दिनों से इंतजार था इसका। दोस्तों, टीचर को सबसे कम पूरी मैथ्स में आता है मजा ये चैप्टर पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सी बातें होती है जो कि याद करने वाली होती है, समझने वाली बातें बहुत कम होती है। सिलेबस वास्ट होता है और उन बातों को समझाने जैसा उनमें कुछ होता ही नहीं है, इसलिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा सब कुछ अच्छे से समझाने। दोस्तों, सबसे पहले 2D मेंसुरेशन से शुरू कर लेंगे और जल्दी ही 2D को खत्म करने की कोशिश करेंगे। खासकर सारी बातें आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी। वीडियोस में जितना पढ़ लेंगे आप उतना सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा आपके लिए। 2D मेंसुरेशन की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक फिगर्स के फॉर्मूले लिख लीजिए, जो कि हम लोगों को पता ही है। जैसे दोस्तों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ए लेंथ है, ए लेंथ है। ये एरिया क्या कह रहा है? ए स्क्वायर पूरा। ये कह रहा है कि ए लेंथ का इतनी ऊपर तक, ए लेंथ तक ही खींचते चले जाइए, तो इसी को ए इंटू ए बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में कहेंगे ए स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको याद ही होता है। दोस्तों, पेरीमीटर कोई पूछ ले तो पेरीमीटर क्या होता है? परिक्रमा करना। मैंने यहां से शुरू किया, मैं इधर आया ए, इधर आया ए, इधर आया ए, इधर आया ए, 4a मैंने चक्कर काटा। पेरीमीटर हो गया 4a। पूरा कितनी बाउंड्री है, बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। मैं ज्योमेट्री में ये सब बातें पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ज्योमेट्री के अंदर ये सारे फॉर्मूले भी पढ़ा दिए गए हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं जल्दी में। स्क्वायर की बस ये दो ही बातें पढ़नी होती है, एरिया, पेरीमीटर। दोस्तों, ए को पूछेगा आपसे डायगोनल, तो डायगोनल क्या है दोस्तों? 90 डिग्री। ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दीजिए, √2a हो जाएगा। दोस्तों, डायगोनल क्या होगा? √2a। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर की बात हो गई। दोस्तों, रेक्टेंगल की बात, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इसको इससे गुणा कर दीजिए, एरिया हो गया। पेरीमीटर यानी कि परिक्रमा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दो बार लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया पेरीमीटर। दोस्तों, डायगोनल कोई पूछ लेगा तो 90 डिग्री होता है, √L² प्लस b² हो गया डायगोनल। रेक्टेंगल भी हो गया है आपका, स्क्वायर भी हो गया। दोस्तों, अगला होता है इसमें ट्रायंगल। ट्रायंगल में दोस्तों आगे आप लोग याद कर लीजिए राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल का दोस्तों एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। दोस्तों, अगर मैं पूरा बना दूंगा स्क्वायर हो जाएगा, बेस इनटू हाइट ही बन जाएगा। बेस है ये हाइट है आपकी, और ये आधा होता है स्क्वायर का, इसलिए आधा कर देते, तो हाफ बेस इनटू हाइट हो गया राइट ट्रायंगल का एरिया। दोस्तों, इसके बाद हीरोस फॉर्मूला होता है एरिया के लिए, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ये सेमी पेरीमीटर मैं मेंसुरेशन में पढ़ा चुका हूं। और एरिया क्या होता है?
अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो फिर इसका पैरेललोग्राम आता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ साइन थीटा। ये अगर 90 डिग्री बन जाता है तो रेक्टेंगल बन जाता है, और ये एल इंटू ब्रेड्थ ही बन जाता है सिर्फ। और दोस्तों पैरेललोग्राम का एरिया ये भी होगा, अगर मेरे को हाइट दे दी है तो मैं इस एच से इस बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ये भी एरिया हो जाएगा। लेकिन ये वाला एरिया यूज नहीं होता है दोस्तों। एरिया के अलावा इसके अंदर पेरीमीटर पढ़ना होता है हमको। पेरीमीटर क्या होगा? साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। ए बी अगर साइड है तो एल प्लस ब्रेड्थ, सेम वही दो बार, जैसे सेम पेरीमीटर होता है किसके अंदर? रेक्टेंगल के अंदर, सेम ही हो जाएगा पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि हमको ऐसे चक्कर काटना है, परिक्रमा लगानी है दोस्तों। इसके बाद रोम्बस पढ़ लेंगे। दोस्तों एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। रोम्बस के ये होते हैं डायगोनल इस प्रकार से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एरिया हो गया। इसके अलावा क्या पढ़ते हैं दोस्तों? साइड। साइड निकालनी पड़ेगी, मुझे डायगोनल दे रखे d1 d2, तो d2/2 d1/2 यहां लग जाएगा 90 डिग्री। मैं पहले पढ़ा चुका हूं मेंसुरेशन में। साइड क्या जाएगी? अंडर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा बाहर मेरा, तो हाफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर हो जाएगी मेरी साइड। अगर दोस्तों कभी रोम्बस के अंदर उसने पूछ लिया आपसे डिग्री बेस्ड एरिया, और दोस्तों आपको एक एंगल देके रखेगा थीटा, आपको कुछ इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है, एरिया एज इट इज अपना रखना है जो होता है, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ d1 इंटू d2 साइन थीटा हो जाता है डिग्री बेस्ड एरिया। अगर कभी पूछा तो, रेयरली एक आधे एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। रोम्बस में तीसरा एरिया भी हो जाएगा अगर आपके पास कोई थीटा एंगल है तो, जैसे आपका था पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में क्या था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू साइन थीटा, तो ऐसे ही लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, तो एल स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा आपका एरिया तीसरा भी रोम्बस का ही। ये वाला भी एरिया याद कर लीजिए कभी अगर जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम तो सारा फॉर्मूला इसमें लगेंगे दोस्तों। रोम्बस के बाद हमारे पास आगे क्या है? सर्कल। सर्कल का दोस्तों एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है? रेडियस। दोस्तों इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। दोस्तों अगर सेमी सर्कल आ गया तो सर्कल का आधा, एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया जो है उसका हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्कम क्या हो जाएगी उसकी? सर्कमफेरेंस पाई आर, इसका आधा 2 पाई आर बाई 2, तो पाई आर बची सर्कमफेरेंस हो जाएगी। दोस्तों एरिया क्या होता है? ये सर्कल है, ये पूरा ये एरिया हो गया। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है? इसके ऊपर पूरा चक्कर लगा दीजिए, परिक्रमा जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होती है? 2 पाई आर। सर्कल्स के अंदर पाई वाली हर बात होती है। सर्कल आते ही, कहीं पर भी स्फीयर आते ही, गोल गोल बातें आते ही हमारा पाई लगने लग जाता है। चाहे सिलेंडर है, चाहे आपका कोन है, कहीं पर भी गोला आ गया, गोला आते ही आप लोगों का पाई आ जाता है। दोस्तों अगर उसने आपसे पूछ लिया एरिया किसी भी आर्क का, या आपसे पूछ लिया लेंथ ऑफ आर्क, तो दोस्तों सर्कल था तो क्या किया हमने? पाई आर स्क्वायर। अब उसको क्या कर दिया था? हाफ कर दिया था। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा। और लेंथ क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू रख देंगे, जैसे 180 रख देते हैं। क्यों? क्योंकि 180 होता है ना स्फीयर के, हेमिस्फीयर के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर। सेमी सर्कल के अंदर ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
इसलिए सर्कल में 360 तो 360 रख दो, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, 180 रख दूंगा तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। कोई और इसको भी आधा काट देते हो आप, जस्ट एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं 1/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जितना भी एंगल होगा उतने ही एंगल के हिसाब से आपका एरिया आर्क का आ जाएगा, या आप लोगों की उसकी लेंथ आ जाएगी उस आर्क की। दोस्तों ट्रेपीजियम मैं पढ़ा चुका हूं, हाफ दोनों साइड्स a प्लस बी इंटू एच, ये होता है आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। मेंसुरेशन हमने ये भी पढ़ा था, a और b है अगर तो a b, ये इसकी हाइट है, h वो हमको देगा, तो ट्रेपीजियम का आपका आ जाएगा एरिया। दोस्तों इन फॉर्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इन फॉर्मूले से आप लोगों को बना लेने हैं, ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इनमें पढ़ाने जैसा कुछ तो है नहीं। फॉर्मूले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, जो थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल है उन पर आ जाते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर दोस्तों एक सवाल होता है। दोस्तों उसने दे दिया आपको 3 ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल है, इसके अंदर एक और ट्राइंगल है। ये थोड़ा सा बनाना मुश्किल होगा डायग्राम, और वो कह रहा है कि इन तीनों ट्राइंगल्स का, ये ट्राइंगल है पहला, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया इक्वल है तीनों का। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एरिया इक्वल है तीनों का, तो वो पूछ लेगा कि इनकी साइड्स बता दीजिए, A1 नाम है, A2 नाम है और A3 नाम है। वो सबसे अंदर वाला है, ये एक इसका जितना एरिया है उतना ही एरिया इस वाले का है, और उतना ही एरिया इस वाले का भी है। ये डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसे ही है। तो वो कह रहे हैं कि इनकी साइड्स का रेशो बताओ, A1 रेशो, A2 रेशो, A3 बताइए। तो दोस्तों इस 3 क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले होते हैं, बस ऐसे ही आते हैं। इनमें डायरेक्ट आंसर क्या होता है, √3 रेशो √2 रेशो √1, या फिर 1 कह सकते हैं। किस केस में 3 ट्रायंगल्स हैं। ऐसे ही अगर उसने कर दिया कि 5 ट्रायंगल्स हैं, तो दोस्तों √5 से शुरू कर दीजिए, √5 √4 √3 √2 और 1। दोस्तों ऐसे होते हैं ये ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तीनों का एरिया इक्वल है। तो कितने ट्रायंगल, वो 10 ट्रायंगल पूछ रहे हो, आपको 5 ऐसे ऑप्शन देगा कुछ अलग अलग, आपको हमेशा रूट वाली ये वाला ऑप्शन मार्क करके आना है। दोस्तों आगे देखते हैं हम और सवाल। दोस्तों हमारे पास सवाल है, साइड ऑफ one equilateral triangle is 35 by √5. It divides into 5 equal areas of 4 concentric equilateral triangle. What is the side of smallest equilateral triangle? दोस्तों इसने यही वाला क्वेश्चन दे दिया, इसने दे दी इसकी साइड है 35 by √5, कर इसके अंदर 5 ट्रायंगल बनाए गए हैं इक्वल एरिया के, तो सबसे छोटे वाले का बता दीजिए क्या है। तो दोस्तों इनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, √5 √4 √3 √2 √1, और √5 आपको दे रखा है 35 by √5 के बराबर। तो दोस्तों √1 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो √5 है आपका 35 by √5 के बराबर, तो 1 हो जाएगा आपका 35 by 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर आंसर। इसके ऊपर अगर साइड देके क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप लोगों को करना इसी प्रकार से है, ये हो जाएगा इनका रेशियो साइड्स का। दोस्तों अगला सवाल है, the length of perpendicular drawn by a point inside an equilateral triangle to each side are √3। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल पे काफी सवाल आते हैं, वही करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। किसी भी एक पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है तीनों साइड्स पर, उनकी लेंथ है √3, 2√3 और दोस्तों 5√3। देन फाइंड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल की साइड पूछ रहा है कि कितनी होगी। दोस्तों इन सवालों का अगर लॉजिक समझोगे तो बहुत टफ होना है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ इस फॉर्मूले के अंदर इतना दिक्कत भी नहीं है। क्या होता है आप लोग समझ गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर चल रहे हो तीनों साइड्स के ऊपर। दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 by √3 और तीनों इनका सम।
√3 प्लस 2 √3 प्लस 5 √3, 5 3 7 और 1 8, 2 इंटू 8 √3 बाय √3, तो आंसर आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये सवाल भी आप लोग याद कर लीजिए इस तरह से, जब भी आएगा 2 बाय √3 और तीनों साइड्स का सम, तीनों डिस्टेंसेस का सम, ये हो जाएगा आपका ऐसे। दोस्तों किसी बुक में ढूंढेंगे तो बड़ी आसानी से ये नहीं मिलेंगी बातें, और ये बातें बड़ी आसान कर देती है पेपर के अंदर, फायदा होता है बहुत सारा। मैंने इसीलिए ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें याद नहीं कराई, क्योंकि मेंसुरेशन की बहुत सारी बातें याद करके रखनी पड़ती हैं। इसे ज्योमेट्री में हमने कम बातें याद रखी, मेंसुरेशन की हम थोड़ी सी ज्यादा बातें याद रखेंगे। दोस्तों सवाल अगला ले लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, हर साइड, द एरिया इज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 3 प्लस 3 √3 से। एरिया 3 प्लस 3 √3 से इंक्रीज हो गया है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज, तो वो साइड्स पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है, एक्चुअल में है क्या वैल्यू। दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3 बाय 4 साइड स्क्वायर। साइड में मान लेता हूं कि a थी मेरी, तो अब इसे क्या करेगी, साइड 2 से बढ़ा दी गई है, तो a में 2 जोड़ दूंगा, स्क्वायर इक्वल टू एरिया पहले कितना होता है a के हिसाब से √3 बाय 4 a स्क्वायर, और अब कितना बढ़ चुका है, 3 प्लस 3 √3 से बढ़ चुका है। दोस्तों इसमें से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, साइड ही उसने पूछी है, कॉमन कुछ भी नहीं है अभी, तो मेरे को करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इक्वल टू √3 बाय 4a स्क्वायर प्लस 3 √3। ये इधर कट जाएगा, इससे यहां पर जाएगा आपका 4 इनसे कट। ये दोस्तों 4 4 4 कट गया, मेरी मार्किंग खत्म हो गई थी। इधर आ गया आपका ये √3 प्लस √3a इक्वल टू 3 प्लस 3 √3। दोस्तों √3 यहां से गया, इसको काटने के बाद √3 बचेगा, और यहां सिर्फ ही 3 बचेगा। ये बन जाएगा 1 प्लस a इक्वल टू √3 प्लस 3। a आपका बच जाएगा 2 प्लस √3। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार के इक्विलैटरल ट्रायंगल में से इतनी अलग अलग डिफरेंट बातें आ जाती हैं, सारी बता दी आपको। दोस्तों अब हम कर लेंगे कि भेड़ बकरियां भैंस गाय खाना चल जाती है अगर खेत में, तो क्या होता है। इंग्लिश में उसको बोल देते हैं ग्रेजिंग एंड अनग्रेजिंग फील्ड। दोस्तों दो प्रकार के होंगे, एक तो बड़ा ही सिंपल होता है, ये आपका खेत है रेक्टेंगल, ये आपका खेत है ट्रायंगल, इसके बीच का पोर्शन गेज हो गया है, खा लिया है, गाय ने खा लिया। वो पूछ लेगा कि रिमेनिंग एरिया बता दो, तो रिमेनिंग तो आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे, क्या, ट्रायंगल माइनस सर्कल। एरिया ट्रायंगल में से, बड़े में से सर्कल का माइनस कर दिया, जो बच गया ये खाली एरिया बच जाएगा, जो कि गाय ने नहीं खाया, ये एरिया खा गई है। ये तो आप लोग समझ गए, बिल्कुल बेसिक। दूसरा क्या होता है कि आपका ये है रेक्टेंगल फील्ड, इसमें गाय ने इधर से खाना खा लिया है, इधर से खा लिया है, और इधर से भी खा लिया है। वो ये वाला पूछेगा कि रिमेनिंग एरिया बताओ, बचा हुआ एरिया बताओ, तो ये वाला हम क्वेश्चन कर ही लेते हैं अभी। दोस्तों सवाल है, 3 काउ टाइड एट कॉर्नर, 3 काउ टाइड एट 3 कॉर्नर, 3 गाय 3 कोनों पर बांध दी गई है बाय 7 मीटर की रोप से, 7 मीटर रोप से गाय बांध दी इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल में से पूछता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी हमारा चल रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कोनों पर 3 गाय बांध दी है 7 मीटर रोप से। साइड है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर की सेंटीमीटर,
और ये भी 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ गेज्ड एंड अनगेज्ड फील्ड, वो पूछ रहा है कि खाई हुई का भी बता दीजिए और अनगेज्ड का भी। देखिए दोस्तों, यहां पे गाय बांधी है, गाय 7 मीटर की रस्सी है, तो वो इधर और इस एरिया में ऐसे एक सर्कुलर एरिया में ही वो ट्रेवल कर पाएगी। ये थोड़ा और नीचे, और दोस्तों यहां से यहां तक आ जाएगी, और 7 की टोटल है 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां 7 तक ये वाली गाय पहुंच जाएगी। तो ये पूरा एरिया ये ऐसे खा जाएगी, ये गाय इस एरिया को ऐसे खा जाएगी, ऐसे ही ये गाय इस एरिया को इस प्रकार से खा जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 7-7 सेंटीमीटर का एरिया है तीनों का। वो पूछ रहा है ये वाला एरिया कितना होगा और ये बाकी बचा हुआ। मैं क्या करूंगा, ये एरिया निकाल लूंगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो ये तीनों का आ जाएगा। और ये एरिया कैसे निकालूंगा, टोटल में से इन तीनों का माइनस करने पे ये एरिया आ जाएगा, यही एरिया निकलेगा इन तीनों का एरिया। कैसे दोस्तों, राइट ट्रायंगल पे एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, तो आप क्या लगा देंगे θ/360 इंटू सर्कल है ना, तो πr²। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, और दोस्तों ऐसा 1 2 3 एरिया है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप उसको 60 60 60 180 भी लिख सकते थे एंगल को डायरेक्टली, बात सेम ही हो गई, काट दीजिए। πr²/2 आ गया आपका ये एरिया। अभी इसको सोल्व मत करना, ऐसे इस सवालों को लास्ट में सोल्व किया कीजिए, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे नहीं, कि यहां सोल्व करेंगे आगे फिर सोल्व करना पड़ सकता है, सोल्व करेंगे बिल्कुल एंड में। अब ये पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 इस पूरे में से ये गेज्ड वाला खाया हुआ माइनस πr²/2 कर देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा अनगेज्ड। दोस्तों उसने पूछा गेज्ड पूछ लीजिए, गेज्ड है ये वाला, ये दोस्तों अनगेज्ड आ जाएगा यहां पे। अब गेज्ड अगर निकालना है आपको, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 22 इंटू 7 आपका आंसर हो जाएगा बाय 2 से डिवाइडेड हो रहा है तो 11, तो 77 आ गया आपका गेज, तो ये आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अनगेज पूछेगा तो √3/4 इंटू साइड, साइड है 14, 14 इंटू 14, 7 इंटू 7 इंटू √3 माइनस 77 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का वो एक ऑप्शन देके रखिएगा, जैसे कि 7 कॉमन निकाल के तो दे रखा होगा 7 √3 माइनस 11, ये आपका हो गया आंसर। √3 खोल के आप ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही मिल जाएगा √3 में। दोस्तों समझ में आ गया कैसे करना है, जस्ट आपको देखना है कि कौन कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करूं मैं, किसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करूं, बचा हुआ मिल जाए, नहीं मिल गया, इतना ही करना होता है हर बार। अपना खुद लॉजिक लगाना होता है, खुद दिमाग खर्चना पड़ता है ऑन द स्पॉट कि किस एरिया में से क्या माइनस करूं। कुछ जो कॉमन से क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आ रही होंगी सारी बातें ही। दोस्तों मेंसुरेशन में आगे अभी और इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चलेंगे। दोस्तों कुछ फॉर्मूले होते हैं उनको याद कर लीजिए, वो डिराइव्ड होते हैं, उनका अगर मैं लॉजिक के अंदर हम जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक हम लॉजिक का यूज क्यों कर रहे थे सभी चैप्टर्स में, क्योंकि हमारा काम आसान हो रहा था, फॉर्मूले की वजह से लॉजिक से आसान हो रहा था। जो बकायदा ज्योमेट्री के अंदर भी हमारा लॉजिक से काम आसान हुआ तो हमने लॉजिक का इस्तेमाल किया। यहाँ पे दोस्तों हमारा कई जगहों पे फॉर्मूले से काम आसान होगा तो फॉर्मूले से करेंगे। कौन से वाला, देखिए ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर आपके डाल दिए हैं उसने 3 सर्कल्स इक्वल लेंथ के, सेम लेंथ के। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 सर्कल्स उसमें डाल दिए, उसने आपको दे रखी है रेडियस, और वो कह रहा है कि साइड की वैल्यू बता दो क्या होगी ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 सर्कल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं और उन सर्कल्स की लेंथ दे रखी है उसने r, कंप्लीटली 3 सर्कल्स आ रहे हैं, r लेंथ दे रखी है, r रेडियस दे रखी है, वो साइड पूछेगा आपसे। तो दोस्तों साइड की वैल्यू होती है 2r√3+1। लॉजिक इससे भी मुश्किल है, इस फॉर्मूले से भी मुश्किल है लॉजिक। मैं आप लोगों का यहां से बनवाऊंगा, पहले इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा, तीनों की रेडियस इक्वल है ना, तो ये r और ये r, ये r, ये r, ये r, ये r, ये बताएंगे हम फिर 60 डिग्री, फिर इसको यहां से मिलाएंगे,
इतना झमेला करके ये सोल्व होगा हमारा। 60 डिग्री है, 60 डिग्री 10 60 लगाऊंगा इसके ऊपर में, तो यहां हम घुसेंगे नहीं, ये याद कर लीजिए। अगर दोस्तों यही देखिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें देखिए यहां पे दो लेयर थी, लेयर 1 इसके ऊपर तो ट्रायंगल आ ही नहीं पाएगा, लेयर 2 सर्कल। ये अगर इसने दे दिए 3 लेयर्स हैं, सर्कल सेम लेंथ के हैं, रेडियस सबकी r है, जस्ट आपको क्या करना है 2r√3 + 2, ये होगा चेंजेबल वेरिएबल। ये दो फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेना चेंज क्या हो रहा है, ये वैल्यूज एग्जैक्टली सेम रहेंगी, बस ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब क्या है, 3 सर्कल हैं, ये भी सेम लेंथ के ही हैं, सेम रेडियस के। इनके ऊपर मैंने एक ऐसे रबर बैंड डाल दिया, एक रबर बैंड से तीनों को ऐसे कस के बांध दिया, कि टाइट कर दिया रबर बैंड से, यहां पे नोट पे लगा लीजिए चाहे, कस के बांध दिया। तीनों की रेडियस वही है r। वो पूछ लेगा लेंथ ऑफ रबर बैंड, इसमें फिर ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल होगा 60 डिग्री का। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, 2r3 + π। अगर उसने रबर बैंड की लेयर बढ़ा दी, एक 3 कर दिए, आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2r6 + π। तो इसमें क्या है, ये है चेंजेबल, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, और इनको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इनको नोट कर लीजिएगा, और इनको याद कर लीजिएगा। रबर बैंड बांध दिए बॉल्स के ऊपर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल्स डाले हैं, मैक्सिमम सेम साइज के, लार्जेस्ट साइज के 3 सर्कल्स आए हैं, तो वो वाले फॉर्मूला लगेगा। 6 सर्कल्स आए हैं तो उससे अगला जो फॉर्मूला लिखा है तो वो लगेगा। ऐसे दोस्तों एक और प्रकार की कंडीशन याद रखनी पड़ती है हम लोगों को, एक बड़े सर्कल के अंदर 3 सर्कल डाल दिए छोटे, रेडियस इनकी भी सेम है, r। 3 circles inside larger circle। वो पूछ लेगा कि कैपिटल R की वैल्यू बताओ, लार्जर सर्कल की रेडियस बतानी है हमको, r/√3 × √3 + 1 2। दोस्तों सर्कल की लेयर बना दी है 3, और इन पर लगा दिया बड़ा सर्कल। दोस्तों फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, r/√3 √3 + 4। दोस्तों ये होता है इसमें चेंजेबल। हर बार दोस्तों डबल हो रहे हैं, हर एक फॉर्मूले के अंदर जो चेंजेबल है वो डबल हो रहे हैं। इस प्रकार से 3 तरह के होते हैं, अगर राइट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में डाल दिए तो, सर्कल में डाल दिया तो, और रबर बैंड में डाल दिया तो। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, एक 2 और फॉर्मूले। ये है आपका एक राइट ट्रायंगल, इसके ऊपर मैंने एक यहां पे स्क्वायर बना दिया है, ये है लेंथ a, ये है b, ये है c, ये है आपका राइट ट्रायंगल। इसमें एक खास बात क्या है कि कॉमन वर्टेक्स है, किस किस की, ट्रायंगल की और स्क्वायर की। इस कॉमन वर्टेक्स के साथ में मैक्सिमम साइज्ड है, ये मैक्स साइज्ड स्क्वायर है। तो दोस्तों इसकी ये कोई भी स्क्वायर की साइड क्या आएगी, तो ये साइड आती है, ये दोनों साइड AC/A+C। और दोस्तों इसका एरिया पूछ लेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो इस एरिया का स्क्वायर कौन सा है? मैक्सिमम साइज का जो इसमें स्क्वायर आ जाएगा विद कॉमन वर्टेक्स। इस एरिया स्क्वायर क्या रहेगा? a प्लस सी अपॉन a प्लस a सी अपॉन a प्लस सी का स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर एरिया का स्क्वायर। ये साइड आ गई है आपकी साइड, और इसका एरिया का जो है इस साइड का मैं स्क्वायर कर दूंगा। ये भी दोस्तों याद कर लेना। ऐसे ही दोस्तों एक इस ही ट्रायंगल के अंदर बनता है आपका एक और प्रकार का स्क्वायर बनता है। स्क्वायर बनता है आपका इस तरह से, जिसमें हाइपोटेन्यूज कॉमन होती है एक साइड के रूप में। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? साइड का काम हो रही है। ये भी आपका क्या है? स्क्वायर है, जो कि क्या है? मैक्सिमम साइज स्क्वायर विद हाइपोटेन्यूज एज वन साइड। एक साइड हाइपोटेन्यूज और उस वाले स्क्वायर में। इसकी दोस्तों साइड क्या आती है? वही नेमिंग होगी इसकी भी, ए सी बी। वो क्या आती है दोस्तों? ए बी सी होगा ना ऊपर, ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। दोस्तों अगर एरिया पूछ लेगा तो मैं वही कर दूंगा साइड का स्क्वायर, यानी कि इसका मेरे पास स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा इसका एरिया। एक ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। तो दोस्तों आखिरकार हमने जोश जोश में सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए, पढ़ लिए। दोस्तों इसके आगे आता है हमारा पाथ वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ पाथ। दोस्तों रास्ता है, देखिए ये है आपका एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगुलर पार्क है ये, इसके अंदर एक रास्ता बना दिया। इस पार्क की लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। इसके अंदर एक पार्क बना दिया, उसका पाथ बना दिया है, उस पाथ की लेंथ चौड़ाई विड्थ है x। वो पूछेगा आपसे एरिया ऑफ पाथ, और आपको क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, और आपको ये दे रखा है कितना चौड़ा रास्ता है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों? बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा एरिया पाथ का। बड़े रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? L है, LB। इसमें से माइनस क्या करना है? छोटे वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1x और 2x में L में से माइनस कर दूं, ये होगी इसकी लेंथ। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? B में से मैं 2x माइनस कर दूं, एक ये x, ये पूरी B है ना, इसमें से 1x या 2x माइनस करके ये ब्रेड्थ। तो एरिया पाथ सिंपल क्या हो जाएगा? LB माइनस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी L माइनस 2x इनटू B माइनस 2x। ये दोस्तों आपका आ गया एरिया ऑफ पाथ। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? पाथ इनसाइड था, अंदर बना रखा था रास्ता रेक्टेंगल के। अगर मैं रास्ता बना देता हूं आउटसाइड, ये है आपका रेक्टेंगल, L है इसकी लेंथ और B है इसकी ब्रेड्थ, इसके बाहर से एक रास्ता है, ये भी x चौड़ाई का है। अब वो पूछ लेगा एरिया पाथ का, मैं क्या कर दूंगा? वही करना वही पड़ेगा, बड़े में से छोटा माइनस। इस बार कहां है? आउटसाइड है आपका रास्ता पार्क के। अब मेरे को इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, बाहर से रास्ता जा रहा है x का। मैं क्या करूंगा? पूरे की लेंथ क्या होगी? L में 1x और 2x और जुड़ गया, L प्लस 2x इंटू ब्रेड्थ B प्लस 2x। इसमें से माइनस कर दूंगा क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका आंसर होगा। तो उसमें फॉर्मूलों को याद नहीं करना, इनको तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ही सॉल्व कर देंगे। ऐसे यहाँ पे L और B की वैल्यूज डाल देंगे, x की वैल्यूज डाल देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ये वाली याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूले जो याद करने थे पहले कर लिए। ये तो लॉजिक समझना है यहाँ पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। सिंपल है, बिल्कुल ही आसान लॉजिक है इनके पीछे। दोस्तों इसके आगे आ जाता है कारपेट वाला क्वेश्चन दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं टाइल्स वाला क्वेश्चन। कारपेट्स वाले टाइल्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ये रूम है, इसकी L है लेंथ, B है ब्रेड्थ। इसमें एक कारपेट है, कारपेट क्या? चटाई, दरी, या आप इसको क्या बोलते हैं? मैट। ये दोस्तों मैट है आपकी। वो पूछेगा कि इस रूम में कितनी
इसकी विड्थ होगी आपके पास, जस्ट मैट की आपके पास होगी विड्थ। आपसे वो पूछेगा कितनी लेंथ की कारपेट इस रूम के अंदर आएगी, तो आपको क्या कर देना है, रूम का एरिया इक्वल टू कारपेट का एरिया। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ रूम की इक्वल टू कारपेट की लेंथ जो भी है, लेंथ कारपेट निकाली इनटू ब्रेड्थ। ऐसे आप लोग कर देंगे, बड़ा ही सिंपल है। इसमें दोस्तों ये जरूर नहीं है कि ये विड्थ इतना ही चौड़ी हो, ये इतनी इतनी 2 भी डल सकती है या 1.5 भी डल सकती है, हमको उससे मैटर नहीं करना, बड़ी नदी छोटी नदी है, हमको जस्ट अपना L इंटू बी इक्वल टू एल सी इंटू डब्ल्यू कर देना है। मैं इस पर एक आप लोगों को क्वेश्चन करवा देता हूं, डाउट थोड़ा सा दूर हो जाए इस वजह से। इसलिए दोस्तों सवाल है मेरे पास, द फ्लोर ऑफ अ कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, कॉरिडोर है, उसकी फ्लोर है 100 मीटर तो लंबी एंड 3 मीटर वाइड। द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर विद कारपेट 50 सेंटीमीटर विड्थ एट द रेट ऑफ 15 रुपीस पर मीटर। कारपेट की विड्थ है हमारी 50 सेंटीमीटर और कॉस्ट है हमारी 15 रुपीस पर मीटर की। तो पूछेगी कितना पैसा लग जाएगा इस रूम को कारपेट से कवर करने में। तो रूम की लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगी, कारपेट की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मीटर में करूंगा तो क्या हो जाएगी 100 से डिवाइड 0.5 5 by 10 हाफ इनटू लेंथ। दोस्तों लेंथ है कि लेंथ से मैं रेट निकालूंगा कॉस्ट, ये 2 इधर चला गया तो ये हो गया 600 मीटर लेंथ हो गई। अब दोस्तों कॉस्ट क्या हो जाएगी, 600 मीटर कारपेट चाहिए मुझे और रेट क्या है 15 रुपए पर मीटर है, तो 15 से मल्टीप्लाई 15 से 90 9,000 रुपीज आ जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से सवाल होते हैं ये। मेरे को करना वही था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ कारपेट की। दोस्तों आगे सवाल टाइल्स के ऊपर। देखिए क्या होता है कि ये है आपका रूम, इसके अंदर आएगी टाइल एक्स और वाई की और ये रूम की विड्थ लेंथ है आपके पास। वो पूछेगा कि एक्स इंटू वाई साइज की कितनी टाइल्स हॉल में लगेंगी। ये हॉल है, ये टाइल्स हैं, पीसेज है, ये एक्स और वाई के छोटे छोटे, कितने पीसे लगेंगे एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं क्या कर दूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एन हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एक्स इंटू वाई। वही टाइल्स की कितनी टाइल्स इसमें लगेंगी, तो n से मल्टीप्लाई, n मेरा हो जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स। अगर वो पूछेगा मैक्सिमम कितने साइज की इसमें टाइल आ सकती है, तो दोस्तों हम लगा देंगे इसमें HCF। उसमें दोस्तों हमको ब्रेड्थ दे दी है हमारे रूम की 16.5, लेंथ दे दी है दोस्तों 30, टाइल है 2.5 की और दोस्तों 2 की। जब भी ऐसा सवाल आ गया तो आप लोग ये समझ लीजिए कि टाइल टोटल पूरी में लग जानी है, उसमें पहले ही उस साइज की दी होगी कि आधी टाइल या टुकड़ा नहीं लगाना पड़े। जस्ट कर दूंगा 16.5 इंटू 30 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 2.5, यहां से n की वैल्यू आ गई। तो उसमें सॉल्व कर देता हूं ना, तो आंसर आता है 99 टाइल्स का। अब वो दोस्तों मैक्सिमम साइज की टाइल कौन सी आएगी जो कि एग्जैक्टली फिट हो जाए रूम में, जिस वजह से मेरे को कोई भी और टाइल टुकड़ा नहीं लगाना पड़े, तोड़ के काट के नहीं लगानी पड़े। तो एग्जैक्टली फिट वाली मैक्सिमम साइज की, एग्जैक्टली फिट वाली मैक्स साइज टाइल which will fit exactly in the room। दोस्तों वो पूछ लेता है ये वाली बात, मैक्सिमम साइज की, मैक्सिमम किस साइज की टाइल जो कि एग्जैक्टली रूम में फिट हो जाए। मेरे को निकालना था HCF किस का, रूम की लेंथ का और उसकी ब्रेड्थ का। दोस्तों HCF अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को निकालना आता होगा, नहीं आता है तो हम एक सवाल कर लेते हैं, अभी देख लेंगे। HCF निकालने का जो हम बचपन से तरीका पढ़ते आए वही होता है सबसे बेहतरीन तरीका। ये डायरेक्ट रिटन ट्रायल भी होता है।
दोस्तों सवाल है, ए हॉल ऑफ 39 मीटर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर 70 मीटर ब्रॉड 70 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी paved with equal size square tiles. Find the number of minimum square tiles which can exactly fit. दोस्तों लेंथ कितनी होगी मेरी 3910 सेंटीमीटर की, ब्रेड्थ हो गई दोस्तों मेरी 3570 सेंटीमीटर की। दोस्तों इन दोनों का मैं निकालूंगा HCF क्या होता है 3570 से 3910 को डिवाइड करते चलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये मेंस में आता है ऐसा सवाल, प्रीलिम में तो बड़े ही आसान जो कर भी चुके हैं वैसे ही आते हैं। ये यहां पे पूरी कट रही है तो 170, तो 170 आ गया है उसका साइज, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो टाइल होगी। तो अब दोस्तों वो पूछ रहा है कि कितनी टाइल्स होंगी, तो मैं जस्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू कर दूंगा साइज टाइल का इंटू नंबर ऑफ टाइल्स, और एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी। एन की वैल्यू यहां से दोस्तों आ रही है 483, इतने सेंटीमीटर है 170 इंटू 170 इंटू एन। और दोस्तों वो जो एग्जैक्टली वाला था ना वो स्क्वायर टाइल्स में ही होता है, सिर्फ ओनली इन स्क्वायर टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल नहीं, सिर्फ स्क्वायर टाइल्स में होता है। और ये आता है HCF लगता है इस तरह से, ये आपका n की वैल्यू आएगी यहां से। दोस्तों इसके बाद एक स्पेशल वाला क्वेश्चन, दोस्तों इसमें से सवाल आता है जरूर। ये है दोस्तों स्क्वायर के ऊपर सर्कम सर्कल, और दोस्तों इसको डायमीटर मान के यहां पे ऐसे 4 बनाए गए हैं सेमी सर्कल। दोस्तों इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसका नाम A है, इन चारों का A, इन चारों का सम, इनको दोस्तों डॉट लगा लेते हैं। स्क्वायर की साइड है दोस्तों A। दोस्तों अगर एरिया पूछ लिया आपसे कैपिटल A का, जो कि पेपर में सवाल आता है, इस वाले का सिर्फ इतना समझ रहे हैं, इसके बाहर वाला ये प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये दोस्तों साइड स्क्वायर ही होता है। जो स्क्वायर की साइड होती है वही एरिया होता है, ये वाला आउटसाइड, ये डॉटेड नहीं, सिर्फ ए बाहर बाहर वाला। डॉटेड का नाम मैं यहां पे रख देता हूं बी, रख देता हूं डॉटेड का नाम मैं रख देता हूं बी। तो दोस्तों ए में से सवाल पहले आ चुका है, हो सकता है कि शायद अब भविष्य में बी में से आ जाए। तो एरिया बी क्या होता है ये आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों एरिया बी क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू साइड स्क्वायर। ये दोस्तों एरिया ऑफ बी होता है। ये एरिया दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम इसको कह सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है ये सवाल भविष्य में। बी की वैल्यू ए की भी हो सकता है फिर से पूछ ले, ए की पहले भविष्य में पास्ट में इतिहास में पूछ चुका है, भविष्य में हो सकता है बी की वैल्यू पूछ ले तो दोस्तों ये याद रखनी चाहिए, जरूरी है, ये पूछ ही सकता है। पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर होता है। ऑप्शन में 4 ऐसे ही नाम के ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको मार्क कर देना। क्या किया गया है, स्क्वायर है, ये इसका है सर्कम सर्कल, और ये 4 है, इसको डायमीटर मान के बनाए हुए। पाई बाय 2 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। दोस्तों रिंग आ जाता है, रिंग का एरिया दोस्तों इसका है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर। एरिया रिंग का पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक बात है ना, पाई आर स्क्वायर बड़े वाले में से छोटे वाला पाई आर स्क्वायर माइनस, तो ये इसका एरिया हो गया रिंग का। दोस्तों अगली बात की, एरिया ऑफ पॉलीगन with maximum sides is maximum। इस पर दोस्तों सवाल आ जाता है। सर्कल सबसे बड़ा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट साइज होती है, इसके बाद हो जाएगा ऑक्टागन, इसके बाद आ जाएगा दोस्तों आपका हेक्सागन, फिर आएगा दोस्तों आपका स्क्वायर, फिर आएगा ट्रायंगल।
स्क्वायर के बाद के भी याद कर लीजिए, स्क्वायर के बाद रोम्बस आएगा, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, उसके बाद आएगा रिमेनिंग ट्रायंगल। दोस्तों एक सवाल है हमारे पास, वो कह रहा है कि सर्कल है और 56 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसको एक स्क्वायर के अंदर, ये दोस्तों रिंग है, ये है वायर है, एक वायर है और वायर का एक सर्कल बनाया हुआ है, उसका मैंने बना दिया है स्क्वायर। तो पूछे कि साइड बता दो इसकी, तो दोस्तों क्या सेम रहेगा, ये वायर है, वायर का साइज उतना रहेगा ना, इसका जो पेरीमीटर है वो मैं इस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल रख दूंगा और वहां से मेरी साइड आ जाएगी। क्योंकि क्या चेंज नहीं होगा इसमें, एरिया चेंज होगा, पेरीमीटर चेंज नहीं होगा क्योंकि वायर का साइज है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r 56 इक्वल टू साइड प्लस साइड 4 साइड, ये होता है 22/7। हो गया आपका इसका आंसर साइड। ऐसे दोस्तों कभी कर देगा कि सर्कल को मैंने सेमी सर्कल में बेंड कर दिया है वायर को, वो कभी कह देगा कि ट्रायंगल को मैंने सर्कल बना दिया है। तो हर बार क्या करेंगे, हम पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर कर देंगे दोनों का, ऐसे वायर के ऊपर सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार के और ऐसे ही और इतने ही सवाल आते हैं मेंसुरेशन 2D में से। 2D मेंसुरेशन हमने सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दी है, बहुत अधिक इसमें पढ़ाने जैसा होता नहीं है। काम की जितनी बातें दी, जितने कहा है फॉर्मूले याद कर लीजिए, वो सारे फॉर्मूले दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत काम के, बहुत जरूरी है। प्रीलिम में भी आ सकते हैं, आपके मेंस में भी आ सकते हैं, एमटीएस में आ सकते हैं, सीएचएसएल में आ सकते हैं, मेट्रो में आ सकते हैं, एनटीपीसी में आ सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप लोग नीचे बता सकते हैं, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, आगे और वीडियोस आप लोग के लिए ऐसे ही आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए।